मैं पीटीआई के लोगों को कहना चाहता हूँ कि इमरान खान मेरे उस्तादों में एक उस्ताद है। जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया 2018 में, तो उस वक़्त मेरे जैसे लोग और बहुत से नौजवानों को एक उम्मीद की किरण पैदा हुई, मदीना की रियासत की तर्ज पर एक रियासत कायम होगी। तो मुझ जैसे लोगों के अंदर ये जज्बा, एक बेदारी पैदा हुई थी कि इमरान खान ठीक है, ये बेहतर है, ये निज़ाम को बेहतर करेगा। दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर करना है तो आप पहले पाकिस्तान के नज़रिए को समझें कि पाकिस्तान जो बना था इसका नज़रिया क्या था। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। कायदे आज़म का नज़रिया क्या था, अल्लामा इकबाल का नज़रिया क्या था। अल्लामा इकबाल चाहते थे कि ये एक ऐसी रियासत हो जिसमें मुल्ला के चुंगल से निकला जाए। कायदे आज़म चाहते थे कि इस पाकिस्तान में कुरान का निज़ाम होगा। दोस्तों, कुरान के निज़ाम में ये मुल्ला की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुरान एक दस्तूर है, एक असूल है, एक आइन है। कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान के कवानीन ये मुझसे क्यों पूछते हो, कुरान है ना। दोस्तों, जो कुरान का निज़ाम होता है ये सेकुलर निज़ाम है जिसमें हर मज़हब को आज़ादी होती है। सुन्नी हो, शिया हो, वाबी हो, देवबंदी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, वो अपने अपने मस्जिदों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने चर्चों में वो आज़ाद रहे। ये कायदे आज़म का नज़रिया था। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान ने इस पर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। पाकिस्तानियों में एक तहरीक का आगाज़ कर सकता हूँ, लेकिन आप कुछ मेरे बारे में थोड़ा सा जान लें। मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में 2019 में बीबीए की डिग्री कर रहा था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि तालीमी निज़ाम ये एक बकवास है। इस्लामी माशी निज़ाम के ख़िलाफ़ उमर ने आवाज़ बुलंद की थी कि जो ये इस्लाम पढ़ा रहे थे दोस्तों, वो कुरान में है ही नहीं है, वो हकीकत है ही नहीं है। तो उस वक़्त मैंने यूनिवर्सिटी में एक बगावत शुरू कर दी कि जो आप पढ़ा रहे हैं ये तो कुरान में है ही नहीं है, जो बिज़नेस मॉडल आप पढ़ा रहे हैं ये तो कुरान का है ही नहीं है। कि इस्लामियात का जो सब्जेक्ट था उसमें जो इस्लामी तालीमात दी जा रही थी दोस्तों, वो तो कुरान में है ही नहीं है, वो तो इस्लाम में है ही नहीं है। लेकिन ये लोग, ये प्रोफेसर, ये यूनिवर्सिटी वाले लोग उन रवायात की तालीमात इंसानियत को दे रहे थे, उन रवायात की तालीमात हमें पढ़ा रहे थे, जो कि सरासर गलत है। मैं तमाम यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात को कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है वो झूठ पर खड़ा हुआ है। जिसमें रवायात हैं ये वो रवायात हैं जो ईरान की हैं। ये ईरानी इस्लाम आपको पढ़ाया जा रहा है, अरब का इस्लाम आपको पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। और जिस तरह ये ज़कात का कंसेप्ट है कि 2.5% ज़कात, ये तो कुरान में है ही नहीं है, ये तो रवायात में लिखी हुई हैं। ये मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा डिटेल से कि इस रवायात की वजह से किस तरह कुरान के माशी निज़ाम को पसे पुश्त डाला हुआ है। और मैं बीबीए कर रहा था, बिज़नेस की डिग्री कर रहे हैं हम, तो हमें जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो पहली की तनख्वाह का इंतज़ार कर रहा है और एक गिला कर रहा है रियासत से कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। दोस्तों, मैंने उस वक्त ये परख लिया था कि ये यहाँ पर तो मेरा वक्त ही ज़ाया होगा, इन्होंने क्या पढ़ाना। जो शख्स खुद पहली की तनख्वाह का इंतज़ार कर रहा है उसने बिज़नेस में खाक पढ़ाना है। दोस्तों, मेरा दिमाग माशी निज़ाम के लिए मुकम्मल तैयार है और सूद के ख़िलाफ़ किस तरह के इक़दामात उठाने चाहिए। दोस्तों, ये सूद है, ये अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ अलाने जंग है। इन सरमायादार तबके ने, इस कानून ने अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ एक बगावत की हुई है। दोस्तों, हमें भी उस तरह के इक़दामात उठाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं ना कि माशी निज़ाम पाकिस्तान का बेहतर हो, रियासत की सतह पर माशी निज़ाम बेहतर हो। दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ इक़दामात उठाने पड़ेंगे, उसके स्टेप्स उठाना पड़ेंगे, उसकी एक बुनियाद होगी, फिर उसकी एक इंतहा होगी। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक पूरा का पूरा प्लान मरतब किया हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान में करप्शन का निज़ाम चल रहा है, हर अदारे में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। करप्शन चल रही है, रिश्वत चल रही है, बदनमानी चल रही है, और ये निज़ाम, ये करप्शन का निज़ाम अपनी ताकत के साथ कायम है, इनके पास ताकत है। दोस्तों, इस ताकत को ख़त्म करने के लिए हमें एक जामिया हिकमत अमली अपनाना होगी। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम ये सब सूद पर खड़ा हुआ है, इंसान को उसकी मेहनत का अजर नहीं मिलता। जो तबका मजदूरी करता है,
मेहनत करता है, उन बड़े बड़े मालिकान के अंडर काम करता है, उन फैक्ट्रियों में काम करता है, उन कंपनियों में काम करता है, सारा मुनाफा वो फैक्ट्री के मालिक ले जाते हैं और इन मज़दूरों को कुछ सदका के नाम पर, कुछ तनख्वाह के नाम पर कोई रोजी रोटी मिल जाती है, बस इतने कुछ मिलता है। सारा मुनाफा ये खुद ले जाते हैं। अल्लाह की किताब के मुताबिक हर शख्स को उतना अजर मिलना चाहिए जितनी वो मेहनत करता है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो शख्स मेहनत करता है, जो मजदूर तबका मेहनत करता है, उसको उतना अजर नहीं मिलता। वो तो अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकता, अपना इलाज नहीं करवा सकता, अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। दोस्तों, उसको उसकी मेहनत का अजर नहीं मिलता। कुरान का निज़ाम यह है कि हर शख्स को उसकी मेहनत का अजर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलता। अगर इन मेहनत कश तबकों के अंदर एक रिमक पैदा होगी, एक जज्बा पैदा हो गया ना कि हमारा हक कोई छीन कर लेके जा रहा है, हमारा हक एक्सप्लॉइट हो रहा है, हमारी मेहनत एक्सप्लॉइट हो रही है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इन मजदूर तबकों को पता ही नहीं है कि आपका हक कौन लेके जा रहा है। बस आप समझते हो कि अल्लाह हमें गरीब कर रहा है, अल्लाह ने हमें वो रोटी नहीं दी हुई है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको उतना रिज़्क दे देता है। दोस्तों, ये सब आपको ड्रामा दे रहे हैं। ये ड्रामा कौन पढ़ा रहे हैं? ये मुल्ला, ये आपकी मसाजिद। इन मसाजिद में आपको यही कुछ पढ़ाया जा रहा है कि बस हमें देते जाओ, हमें चंदा देते जाओ, हमें मुनाफा देते जाओ। ये खुद अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, आपको सब्र करने की तलकीन करते हैं कि खुदा के खिलाफ आवाज़ ना उठाना, ये शिकायत है, शिकायत ना करना, तौबा करो। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाते हुए फ़िरौन का मुकाबला करें। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ फ़िरौन का मुकाबला नहीं किया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून का भी मुकाबला किया था। अल्लाह की किताब में ये लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमने फ़िरौन की तरफ भेजा था, कारून की तरफ भेजा था और हमान की तरफ भेजा था। फ़िरौन तो वो रियासत को कंट्रोल करता था, उस रियासत के अंदर जो माशी निज़ाम है उसको संभाला हुआ था कारून ने। दोस्तों, कारून सरमायादार तबके का नुमाइंदा है। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कारून का भी मुकाबला किया। जो हमान था ये मज़हब का नुमाइंदा था। दोस्तों, आपके यहाँ ये जो मज़हब है ना, इस्लाम के नाम पर खड़ा हुआ है, ये बातिल खड़ा हुआ है। आपको नहीं पता, ये फ़िरके आपस में उलझते हैं, ये अवाम में आपको नज़र आता है कि ये एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, इख्तलाफात है। दोस्तों, रियासत की सतह पर ये सब इकट्ठे मिलकर इनकी डील है, रियासत के साथ है, इन सरमायादार तबकों के साथ डील है। दोस्तों, हमें सब मिलकर ये इक़दाम करने पड़ेंगे। आपका हक एक्सप्लॉइट हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि ये हक कौन खा रहा है। ये हक आपके मुल्ला लोग खा रहे हैं, जो लोग फतवा देते हैं, जो लोग आपको बताते नहीं हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह कारून का मुकाबला किया था, जो लोग बताते नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह हमान का मुकाबला किया था। दोस्तों, कारून और हमान ये एक राज है। दोस्तों, ये राज आपको मुल्ला लोग, ये उलमा लोग कभी भी नहीं बताएंगे। दोस्तों, हमान ये मजहब के इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है। क्या ये अपने खिलाफ बगावत करने की इजाज़त देंगे? क्या ये सरमायादार तबके अपने खिलाफ बगावत करने की इजाज़त देंगे? कभी भी नहीं देंगे। दोस्तों, ये हमें खुद आवाज़ उठाना पड़ेगी। अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान में ये सीरत को महफूज किया कि आम इंसान पढ़े, उनको पता चले कि इनका हक क्या है, इनका हक एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है। दोस्तों, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैंने 2 सेमेस्टर किए, उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। मैंने समझा कि यहाँ पर वक्त ही ज़ाया होना है, क्या ये पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, उस वक्त मैं ये समझ गया था कि ये रियासत आपको हकीकत कभी भी नहीं बताएगी। इन्होंने नहीं पढ़ाना आपको कि बिज़नेस कैसे करते हैं, बिज़नेस का असूल क्या होता है, कुरान का माशी निज़ाम क्या है। दोस्तों, ये आपको इस्लाम के नाम पर ये आपको धोखा देते हैं, आपको फ़रेब देते हैं। फ़िरौन के निज़ाम में दोस्तों, जो वो फ़िरौन लड़कों को ज़िबा करता था ना, वो इसलिए करता था कि तलीम के नाम पर, तलीम का निज़ाम उसने तबाह बर्बाद किया हुआ था कि किसी के अंदर वो इंसाफ का पासबां पैदा ना हो जाए। जिस शख्स के अंदर इंसाफ का पासबां पैदा हो जाता था, ये फ़िरौन की निगाह बड़ी तेज़ होती है, ये उसको ज़िबा कर देता है फ़ौरन। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने फ़िरौन का मुकाबला किया है, अभी भी कर रहा हूँ, मैं भुगत रहा हूँ। दोस्तों, अब मेरा वो सब्र ना वो जवाब दे गया। अब मैं समझता हूँ कि बस हो गई है, नफ बस। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करता, हम सब मिलकर उस फ़िरौन का मुकाबला करें। 2019 में तो मैंने 2 सेमेस्टर किए थे BBA के, वो मैंने छोड़ दिए, मैंने वो डिग्री छोड़ दी। तो 2020 में मैंने ये फ़ैसला किया, जो मुझे लगा कि ठीक मैंने फ़ैसला किया, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आगाज़ किया उसी यूनिवर्सिटी साहिवाल में ही। तो ये मेरा रोल नंबर है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी साहिवाल में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा। दोस्तों, वहाँ पर पहले सेमेस्टर में ही हमारे साथ एक सान्या हुआ, एक ज़्यादती हुई।
वो ज्यादा ये थी कि हमें कहा गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको पढ़ाएंगे, इसकी डिग्री देंगे। तो बाद में पता चला कि ये हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने नहीं देनी, बस वो कहते हैं ना अकेला सॉफ्टवेयर, बस यही देना है उन्होंने, अकेला सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री वो अप्रूव ही नहीं थी। सुभान अल्लाह, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि इन्होंने ये बताया क्यों नहीं हमें पहले। इसके बाद एक बहुत बड़ा साना और हुआ कि 14 दिन बाद हमें HOD ने कहा कि आपके मिड टर्म एग्जाम है। 14 दिन बाद दोस्तों, 4 माह का सेमेस्टर होता है, 2 माह बाद मिड टर्म होते हैं, फिर ये उसके 2 माह बाद फाइनल होते हैं। 14 दिन बाद इसने कहा कि आपके वो मिड टर्म होने हैं। एक दिन में चार सब्जेक्ट के इम्तिहान आते हैं। सुभान अल्लाह। और HOD जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाता था, जब ये फाइनल हुए तो उसमें 80 से 90% स्टूडेंट को फेल कर दिया, जिसमें मैं भी शामिल था। फेल कर दिया सबको, 80 से 90% स्टूडेंट को फेल कर दिया। फिर बाद में 12-12 हज़ार रुपये लिया एक स्टूडेंट से, फिर उसको बाद में पास कर दिया। ये करप्शन नहीं हो रही तो और क्या हो रहा है? तालीम के नाम पर हमें पढ़ाया क्या जा रहा है? अच्छा, मज़े की बात देखें, यूनिवर्सिटी साहिवाल में 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त यूनिवर्सिटी साहिवाल में हमारे डिपार्टमेंट में कंप्यूटर लैब ही नहीं थी। सुभान अल्लाह। इन्होंने हमें क्या पढ़ाना है? हमें खाक पढ़ाना है इन्होंने। वहाँ पर तो कंप्यूटर लैब ही नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, क्या आप ये फेस नहीं करते? तो उस वक्त आप कुछ आवाज़ बुलंद कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते हो। यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में रहकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि यूनिवर्सिटी से आउट डिस्पोज कर देते हैं ये। तो उस वक्त मैंने कुछ स्टूडेंट को साथ मिलाया, रियासत को कहा कि भाई यहाँ पर सॉफ्टवेयर, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, IT कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर लैब तो बना दो। अच्छा दोस्तों, उस वक्त मेरे 2 केसेस थे यूनिवर्सिटी साहिवाल में। एक तो तालीमी निज़ाम था, दूसरा ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था कि यहाँ पर करप्शन हो रही है, यहाँ पर कंप्यूटर लैब नहीं है, तालीम के नाम पर लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, उनको पास करने के लिए पैसे वसूल किए जा रहे हैं। ये HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 2 केसेस मेरे यूनिवर्सिटी साहिवाल में थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब फिर इमरान खान यूनिवर्सिटी साहिवाल में आया, इसने साहिवाल के लिए कुछ फंड्स दिए, कुछ प्रोजेक्ट अनाउंस किए। मज़े की बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी साहिवाल में लैंड किया था, तो उस वक्त इसने एहसास प्रोग्राम की कुछ ब्रीफिंग वो करनी थी। तो मेरी पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा इमरान खान से मुलाकात हुई यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में। वो मैं बताता हूँ कि ये मुलाकात क्यों हुई। दोस्तों, ये तो सिर्फ मेरे 2 केसेस थे यूनिवर्सिटी साहिवाल के। मेरे इसके अलावा 2 केसेस और भी थे, जिसकी बिना पर मेरी इमरान खान से पर्सनल मुलाकात हुई। इसको अरेंज किया गया, मुलाकात को, मेरा केस सुना गया। तो मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर फिर वो क्या हुआ। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं।